ठीक है, तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स, तो उसके लिए थोड़ा पहले बेसिक सीख लेते हैं। ठीक है, दो चीज आता है, पहले डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। बताओ रौनक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस ये रहेगा इतना। अगर मैं आपको पूछूं कि एक सर्कुलर पाथ है, ए से बी गया और बी से सी गया, रेडियस दिया हुआ आपका 7 मीटर सेंटर से, तो ए से बी गया और बी से सी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से बी, बी से सी डिस्टेंस है। ए से बी, बी से सी डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन और डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या है? डिस्टेंस मतलब कितना ट्रैवल किया है। हाँ, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट क्या है? रूपल, इनिशियल पॉइंट है आपका ए ना, और फाइनल पॉइंट क्या है? सी। तो लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, तो ये जो है आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ए टू सी, बराबर ना। तो ए टू सी, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, रेडियस सेम होता है ना सर्कल का, तो ये आएगा AO प्लस OC, तो 7 प्लस 7 14 मीटर आएगा, बराबर बेटा। डिस्टेंस कितना आएगा? ये वाला पाथ, तो ये पाथ अगर आप कवर करते हैं, मैथ्स में पढ़े होंगे ना हम लोग 9th-10th में, तो ये सेमी सर्कल है ना, क्या ये सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई r अपॉन 2, पूरा सर्कल का हाफ होगा, तो 2 से 2 जाएगा, आंसर आएगा पाई r, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? पाई r, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, r का वैल्यू 7, तो 7 7 कैंसिल, तो कितना आएगा? 22 मीटर। समझा? तो देखो डिस्टेंस हमेशा बड़ा आएगा डिस्प्लेसमेंट से, और इक्वल भी आ सकता है, लेकिन लेस देन कभी नहीं होगा। समझा ना, मतलब डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी मान लीजिए सेकंड केस, ये केस 1 था, सर्कल में ही समझने में इजी पड़ता है, जैसे क्लियर भी होता है। तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो डिस्प्लेसमेंट ए से डी होगा ना, ठीक है, और ये आपका सेंटर से आपका रेडियस दिया हुआ है, आर का वैल्यू 7 मीटर, तो डिस्टेंस कितना है आपका? ए से बी, बी से सी, सी से डी, बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस निकालना है केस 2 के लिए, और डिस्प्लेसमेंट भी, तो डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है, ये आपका 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है, तो ये कितना आएगा? 7√2, तो डिस्प्लेसमेंट 7√2 पाइथागोरस थ्योरम से। ये नहीं समझा तो मैं बता दूंगा, अभी तो ये डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। तो पूरे का डिस्टेंस कितना आता है सर्कमफेरेंस का? 2 पाई r। तो अगर मैं क्वाड्रेंट का पूछूंगा तो ये 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, कितना आएगा? 2 पाई r/4, 2 पाई r/4, तो ये कितना मिलेगा? पाई r/2, ये कैंसिल करूंगा, तो कितना हम लोग को लेना है? एक यहाँ से गया, 1 2 3, तो 3 डिस्टेंस, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 क्वाड्रेंट के लिए, 4 3 क्वाड्रेंट, 4 3 क्वाड्रेंट, तो ये क्या मिलेगा? पाई r/2 प्लस पाई r/2 प्लस पाई r/2। ठीक है, तो ये तो मैं बहुत सिंपल वे में बताया हूँ, डायरेक्ट आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये कितना आएगा? 3 पाई r/2।
तो ये आंसर कितना आएगा डिस्टेंस का 3 पाई का वैल्यू 22/7 रेडियस 7/2। तो ये 7 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, तो 33 मीटर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग को ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का ये पाइथन, ये हाइपोटेनस निकालना है। ये बेस भी 7 है और परपेंडिकुलर भी 7 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को पता है ना कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है। तो ये आएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में आएगा h इक्वल टू एक h लेना है। तो 7 का स्क्वायर कितना लिखो 49 प्लस 49, तो ये कितना आएगा 98 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 49, तो 49 को अंडर रूट कितना आता है 7 और अंदर में एक √2 बचेगा, तो h का वैल्यू 7√2। अगर इतना नहीं करना है सिंपल भी कर सकते हैं। देखो h इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 7 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ 7 का स्क्वायर। अंदर में अगर 2 रहेगा पावर तो एक बाहर आता है ना, तो 7√2। ये समझा? चलो यहाँ तक लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। समझा ना फर्क? ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो सेम है। स्पीड क्या स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं है मेरा, तो ये आपका वेलोसिटी। स्केलर क्वांटिटी स्पीड होगा। अगर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करूँ तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास दोनों होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये मान लीजिए नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट साउथ बराबर है। तो अगर मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ तो डायरेक्शन मेरा फिक्स है ना, और मैं जा रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। अगर मेरा मैग्नीट्यूड यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन मेरा डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं है, मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे कभी गोला घुमाऊंगा, ऐसे करूंगा, ठीक है, घूम रहा हूँ ठाकुर विलेज में, कोई भी डायरेक्शन में, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मेरा कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वेलोसिटी में कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मेरा डायरेक्शन फिक्स्ड है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूँ। समझा ना? तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग स्पीड को, ये होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। समझा? उसी तरह से वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, टोटल टाइम कितना रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी। ठीक है, तो एक कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सेम सर्कुलर पाथ में लेते हैं। अगर ए से बी गया, बी से सी गया, तो सेम डिस्टेंस कवर्ड करना है 7 मीटर। ठीक है, तो टाइम बताता हूँ, यहाँ से यहाँ जाने में 10 सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ 10 सेकंड, और यहाँ से यहाँ जाने में 10। तो ए से बी गया, बी से सी गया। मैग्नीट्यूड का वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड। तो अभी तो हम लोग को स्पीड कैलकुलेट करना है ना, इसकी जरूरत है नहीं, ये मैं एक्स्ट्रा दे दिया हूँ, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस कितना हुआ टोटल, ये अभी कैलकुलेट किया था हम लोग, 2 पाई आर बाई 2, और टोटल टाइम कितना लगेगा 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड, टोटल 20 सेकंड होगा ना। देखो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 डिवाइड बाई 20, तो ये 2.2/2 आएगा, एक पॉइंट से डिवाइड कर दिया हूँ, तो ये 1.1 आएगा मीटर पर सेकंड।
ठीक है ना, डिस्टेंस मीटर में कवर करते हैं और टाइम सेकंड में। तो डिस्टेंस को हम लोग टाइम से डिवाइड किया, इसलिए यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। समझा, ये यूनिट बोलते हैं इसको, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं। वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ। टोटल डिस्प्लेसमेंट है 7 + 7, 7 + 7 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा, 10 और 10 ना, टोटल 20 सेकंड लगा। और ये 7 + 7 मीटर, तो ये हो जाएगा 14/20 मीटर पर सेकंड। सेकंड को हम लोग ACC भी लिखते हैं, एस भी लिखते हैं, स्मॉल फॉर्म में। ठीक है, तो अभी डिवाइड कर लो, तो 1.4/2 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकंड। ये समझा दोनों में क्या फर्क है। चलो ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ एक्सीलरेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते होता है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो A = क्या मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय t2 माइनस t1, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यहाँ तक क्लियर है, ये तो फॉर्मूला हो गया। तो इसको देखो समझो पहले। मान लो मैं वेस्ट से ईस्ट गया, फिर मन कर रहा है नॉर्थ में जाने का। ठीक है ना, तो पहले मेरा डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, फिर ईस्ट से नॉर्थ गया। ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज कर दिया हूँ, तो वेलोसिटी चेंज होगा। मान लीजिए यहाँ से 40 मीटर पर सेकंड से गया, फिर यहाँ पे मैं 60 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ ईस्ट से नॉर्थ, बराबर है। तो अपना फाइनल वेलोसिटी कितना है, 60। इनिशियली कितना स्टार्ट किया था, 40 मीटर पर सेकंड से। तो डायरेक्शन भी चेंज कर दिया और स्पीड भी चेंज कर दिया, मतलब ये वेलोसिटी हो गया ना। तो ये आपका v2 होगा और ये v1। तो W से E जाने में मुझे टाइम लगता है, मान लो 20 सेकंड लगता है। और E से नॉर्थ जाने में, मतलब ईस्ट टू नॉर्थ जाने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड है। ठीक है ना, तो टाइम भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है, समझा ना, और स्पीड भी अलग है। तो A कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल 60, इनिशियली कितना स्टार्ट किया था 40 डिवाइड बाय फाइनल टाइम। थोड़ा पॉजिटिव लेने के लिए इसको क्या करता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ, ज़्यादा ले लेता हूँ टाइम। ठीक है, तो 40, तो 40 माइनस कितना आएगा 20। चेंजेस कितने का है, ये कर लो 20 डिवाइड बाय 20, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यूनिट कैसे कैलकुलेट किया वो बताता हूँ। देखो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या है, dv/dt। d क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज। मैथ्स में बताऊंगा आप लोगों को, रेट ऑफ चेंज बताता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझा तो ऐसे लिखो, v2 - v1 t2 - t1। तो ये बड़ा इक्वेशन लिखने से अच्छा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं मैथ्स में। ठीक है ना, d मतलब रेट ऑफ चेंज। ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको पढ़ेंगे dv/dt, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। मैं लिख देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे तुम सुबह में उठ रहे, 11 बजे क्लास था, तो जैसे जैसे मैं टाइम दिख जाता है, अगर नॉलेज बढ़ते जाएगा ना तुम्हारा फिजिक्स का, तो टाइम के साथ तुम्हारा नॉलेज बढ़ रहा है, तो उसको मैं एक्सेलरेशन से डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यूनिट निकालूं तो ये क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो अभी बताया था कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, मतलब डिस्टेंस का यूनिट मीटर,
और टाइम का यूनिट सेकंड, तो 2 बार सेकंड आएगा ना, सेकंड इंटू सेकंड, तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ पे यही लिखा था, ठीक है। और फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हो, A इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v को t के साथ चेंज किया, मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं टाइम को अलग कर लूँ तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 लिख सकता हूँ ना। वेलोसिटी अभी बताया था आप लोगों को, वेलोसिटी क्या होता है, x बाई टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये v को मैं रिप्लेस कर दिया, v2 को x2 बाई t1 लिख दिया और v1 को x1 बाई t1 लिख दिया, समझा ना। ठीक है, तो अभी ये क्या मिलेगा, a इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, d, इसको ऐसे लिखो, डेल्टा x बाई डेल्टा t का स्क्वायर। क्या क्लियर है। तो इसका यूनिट क्या आएगा, x का मीटर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम का सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर। चाहे इसको ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्लियर है। और छोटे तरीका में बताऊं तो a इक्वल टू dv बाई dt है, तो इसको d को ऐसे रखो और dt को भी, तो b के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, d इंटू डी, डी स्क्वायर, x बाई dt का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का चेंज के फॉर्म में ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। ये लॉन्ग फॉर्म में बता दिया हूँ आप लोगों को, जो 7th 8th 9th में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी लिख लो, अभी के लिए भी अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो ये लिख लो, फिर मैं फोर्स बताता हूँ। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो इसमें 3 लॉ है, तो फर्स्ट लॉ पढ़ना है हम लोग को, फर्स्ट न्यूटन लॉ। फर्स्ट न्यूटन लॉ क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा, ये आपका रोड है, ये आपका कार है, ठीक है, तो ये आगे मूव करेगा, तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है, इंटरलॉकिंग फोर्स, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है आपका, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये क्या होता है, अगर कार आगे जा रही है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स रोड लगा रही है ना इसके ऊपर, तो ये पीछे उसको पुल बैक कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के बाद अगर आप एक्सेलरेट नहीं करोगे तो ये रुक जाएगी, ठीक है। अगर ये इसको स्पेस में या वैक्यूम में जाके अगर इस कार को 10 मीटर पर सेकेंड से अगर मैं इसको चला दूं तो ये मूव करते रहेगा, ऐसे स्ट्रेट जाते रहेगा, ठीक है। अगर सर्कुलर भेजूंगा तो सर्कुलर में मूव करेगा, जिस स्पीड से भेजा है, क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना हवा है, ना पानी है, कुछ नहीं है, ना मॉलिक्यूल है, स्पेस खाली है, ठीक है। ये मान लो 2 प्लैनेट है, उनके बीच में ये वैक्यूम है, तो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, 0 है, तो कोई भी फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है फर्क। तो उसी को फर्स्ट लॉ बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ में क्या बोलते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves will continue to move unless and until external force is applied on it. Force is applied on it. ठीक है, तो ये तो मूव करने की बात हो गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तो ठीक है। मान लो यहाँ पे अपने रियल लाइफ में भी ये टेबल पे अगर मैं मान लो बुक रख दिया हूँ, तो ये टेबल पे ही रहेगा,
टाइम चेंज होने के बाद भी सुबह शाम रात दोपहर कुछ भी हो जाए, अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तभी ये पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आएगा। समझा? तो इस पे क्या लिख सकते हैं रेस्ट के लिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is at rest will remain at rest, will remain at rest unless and until external force is applied. External force is applied. Force is applied. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं, इनका कोई इक्वेशन तो है नहीं, ये स्टेटमेंट है, समझना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जिस आप कंडीशन में हो उसी कंडीशन में रहोगे। जैसे रियल लाइफ में भी है, जन्म लिया है, पढ़ेंगे नहीं तो आगे हम लोग को नॉलेज बढ़ेगा ही ना, तो उसको इनर्शिया बोलते हैं। जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। कोई रुका हुआ है तो उसका वेलोसिटी 0 है, तो वो रुका ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा। अगर स्पेस में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो मूव करते रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, तब तक उसका वेलोसिटी चेंज भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। ये समझा? उसके बाद आता है न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने फिजिक्स के लिए। तो देखो उसको बोलते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो ये सिंपल है बहुत, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। देखो इसने क्या बोला था कि जो फोर्स है कोई भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करूंगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो फोर्स को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो कैसे आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है, उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम का। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मान लो मैं बाइक चला रहा हूँ 10 के स्पीड से और मेरा वेट है 80 kg और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मेरा मोमेंटम क्या होगा, मेरा वेट 80 और वेलोसिटी, तो ये होगा 800। मेरा मास है केजी में और मीटर पर सेकंड, तो ये इसका यूनिट भी आएगा मोमेंटम का। ये समझा? तो ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर एक कार जा रही है और एक मैं जा रहा हूँ बाइक, तुम लोग भी ऑब्जर्व करना, इसका वेट ज्यादा है ना, मान लो 500 kg है और मेरा है 80 kg। ठीक है, दोनों 10 के स्पीड से भाग रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा ना कार का जो मोमेंटम है, ये लगता है ना कि कम स्पीड से जा रहा है। देखो ट्रेन 100 की स्पीड से भागता है फिर भी लगता है कम स्पीड से जा रहा है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है ना, मास ज्यादा है। ठीक है, और मेरा बाइक 10 मीटर पर से स्पीड से लगेगा लेकिन बहुत स्पीड लगेगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम कम है ना, मास, क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी कम है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आएगा, dp/dt। p क्या है, मोमेंटम, और d मतलब चेंज। तो ये क्या आएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो mv2 माइनस mv1 आएगा। समझा? यहाँ ध्यान दो, मास कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो m बाहर आएगा, अंदर में क्या आएगा, d/dt, v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 बाई t1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन, अभी पढ़ा है ना, तो इसलिए F इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, a में। समझा? तो यहाँ से आता है F इक्वल टू a में, मास इनटू एक्सीलरेशन, जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं ना। तो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ थर्ड लॉ। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। बहुत सिंपल है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो ए पे डायरेक्शन अलग है वेलोसिटी का, बी पे अलग है, सी पे अलग है, डी पे अलग है, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू सेम है। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, सब सेम है।
लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं क्या लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है ना, क्योंकि a इक्वल टू क्या है, dv बाई dt। तो वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन भी चेंज, बराबर ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड कर रहा है ना उसके ऊपर, इसलिए। तो लिखो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी टाइम, एज वेलोसिटी इज changes, या वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है। सो इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं ए से स्टार्ट किया, फिर बी गया, और बी के बाद सी गया, सी के बाद डी, डी के बाद ए, तो अगर फिक्स्ड पॉइंट पे आएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो ये स्टार्ट किया था 10 AM, इसको पहुंचने में यहाँ पे मान लो 2 PM लगता है, और ये रोज 10 बजे चालू करता है, 2 बजे रिटर्न बैक आता है, तो इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर कोई पार्टिकल 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, थीटा इक्वल टू, फिर ये मूव करके 0 डिग्री पे ही आता है, तो इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। स्पेलिंग बराबर है ना, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो अपना मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए आपका रोज क्लास में 11 बजे चालू करता हूँ रोज, और 1 PM खत्म करता हूँ, 2 घंटे का रोज क्लास है, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। मैं रोज 11 बजे आपको पढ़ाता हूँ और 1 बजे खत्म करता हूँ, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन, ठीक है। दूसरा देख सकते हैं, ये पेंडुलम जो है क्लॉक का, वो ऐसा मूव करते रहता है ना, मीन पोजीशन पे जाता है, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पे, तो ये भी पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अपना दिन रात हो रहा है, 24 घंटा में दिन रात होता है, ठीक है ना, तो ये भी पीरियोडिक मोशन, समझा। तो एक दिन 24 आवर्स का है, तो ये भी पीरियोडिक मोशन। तो कोई भी चीज जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पे आता है वापस सेम टाइम पे, तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लो, इट इज अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग मोशन पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ, पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ, ठीक है, along the same trajectory, along same trajectory, trajectory मतलब पाथ को ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो पाथ सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, ठीक है ना, वर्टिकल भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, तो सेम पाथ को फॉलो करेगा। जैसे मान लो आप रोज यहाँ पे डोमिनोज से चल के आ रहे हैं वसंत सागर से, तो ये आपका रास्ता फिक्स है ना, तो सेम रास्ता से आप आ रहे हैं सेम टाइम पे, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये लिख लो। फिर इसके बाद आता है, अगर सर्कुलर पाथ में कोई भी मूव कर रहा है तो उसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे करूंगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर है सी, ये पॉइंट पी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट एक पॉइंट से टच होता है, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट जो देगा वो आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देगा। क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और पी से हम लोग मूव करना चालू करते हैं, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ r, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन इसको सेंटर की तरफ लग रहा है, ए आर को क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन,
ठीक है, तो देखो इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो लेना है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब बताता हूँ। पॉइंट पी से स्टार्ट किया, क्यू पे गया, तो ये एंगल कुछ फॉर्म किया, उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है। तो इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये थीटा का एंगल चेंज हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ओमेगा क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी। बस इतना ही फर्क है दोनों में। अगर सर्कुलर पाथ में मूव करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डायरेक्शन में मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में तो लीनियर वेलोसिटी। देखो ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सिंबल का फर्क है। v के जगह पे w यूज किया हूं, x के जगह पे थीटा यूज किया हूं। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आता है उसी तरह से हम लोग एक्सेलरेशन पता है a इक्वल टू dv बाई dt। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सिंपल है, बताओ अल्फा इक्वल टू ये v बाई dt है, तो यहाँ पे क्या आएगा? d ओमेगा बाई dt। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वो याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। वो w, ये r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है सर्कुलर मोशन में तो क्या करना पड़ेगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी मिलेगा। समझा? यहां तक लिखो, फिर आगे बताता हूं। चलो नेक्स्ट देखो, अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो उसकी ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? अपवर्ड होगा। राइट हैंड थंब रूल से निकाल दे। ऐसे मूव कर रहा हूं तो ये जो है ना थंब, वो डायरेक्शन देगा, ठीक है, ओमेगा का। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होगा किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। अगर मैं उल्टा मूव कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो ऐसे मूव कर रहा हूँ ना ऐसे, तो थंब नीचे आ रहा है तो ओमेगा का वैल्यू डाउनवर्ड होगा। ये समझा? ठीक है ना। ओमेगा क्या है? अभी फॉर्मूला बताया हूँ, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी is nothing but rate of change of angular displacement. Rate of change of angular displacement. Displacement. मतलब ये एंगल अलग अलग होगा ना। अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हूँ, P पॉइंट से Q पॉइंट जा रहा हूँ, तो ये मान लीजिए स्टार्टिंग में थीटा का वैल्यू 30 डिग्री था, अभी थीटा का वैल्यू 120 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये थीटा 1, ये थीटा 2, तो ओमेगा क्या आएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। समझा? तो इसी को हम लोग d थीटा बाई dt लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर सर्कुलर पाथ में कोई मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, जो सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करता है ए आर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और ये आपका डिस्टेंस सेंटर से। तो अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं इसका, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर आर। और अभी एक जस्ट फॉर्मूला बताया था v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा? ये आर को नीचे ले लेंगे, v बाई आर। तो इसको v के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा? ओमेगा के जगह पे क्या लिखूं? v बाई आर। तो ये v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा इंटू आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो v स्क्वायर इंटू आर आएगा, a का वैल्यू। ये क्या है? एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर है? और कैसे लिख सकता हूं मैं? थर्ड देखो, यहाँ से a इक्वल टू क्या है? v स्क्वायर इंटू आर।
तो V इंटू आर लिख सकता हूँ, और V क्रॉस आर क्या है अपना ओमेगा ना, तो V क्रॉस आर के जगह पे और क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा के फॉर्म में लिखना है तो V इंटू आर, इसको ऐसे लिखो, ये ओमेगा के फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, यहाँ आर V बाई आर। चलो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, A इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर था, तो यहाँ पे V लेता हूँ और एक V बाई आर, तो इसके जगह पे ओमेगा लिखूंगा, तो V इंटू ओमेगा आएगा A इक्वल टू, तो मेन फॉर्मूला क्या है याद रखना, ये याद रखना, सब उसका डेरिवेटिव फॉर्म है, ये ठीक है। अगर ये नहीं दिख रहा तो ऐसे देखो, A इक्वल टू वी क्रॉस ओमेगा भी आता है, दूसरा क्या है A इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आता है, थर्ड क्या होता है A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आता है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला है, एक याद रखो ये वाला मेन, सब तो डेरिवेटिव फॉर्म है इसका, ठीक है ना, रिप्लेस किया है। चलो ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ गया, वेलोसिटी सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर डिफिनेशन लिखना है तो उसको यूसीएम बोलते हैं। यूसीएम का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो व्हेन वेलोसिटी इज सेम और स्पीड इज सेम, डायरेक्शन इज चेंजेस, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लिख लो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन if speed of particle remains same or constant is called UCM, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मान लो फैन है, तो फैन मूव कर रहा है ऐसे, 3 पे रेगुलेटर रखा हूं तो 3 पे ही मूव करेगा, ठीक है ना। अगर फैन को मैं वही ऑन ऑफ करता हूं बार बार, गुस्से में करते हैं ना लोग, बंद चालू, तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका स्पीड का वैल्यू चेंज हो रहा है ना बार बार, चाहे रेगुलेटर चेंज कर रहे हैं 1 से 3 4 5 1 2 करते रह रहे हैं, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो उसका डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या करोगे, रिमेन्स नॉन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो रिमेन अनचेंज, चेंज, तो चेंज होते रहेगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो अपने को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पढ़ना है। ये लिख लो, फिर आगे का पॉइंट बताता हूँ। अगर मैं एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पूछूं आपसे तो कैसे देंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन का सेम जैसे एंगुलर वेलोसिटी का दिया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, हैविंग एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, ठीक है ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड, सेम है अल्फा का वैल्यू, समझा ना। तो अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपका दिया हुआ है 1.1, इसमें क्या बोलता है, फैन इज रोटेटिंग, ठीक है, एट 90 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो फैन मूव कर रही है ऐसे क्लॉकवाइज, तो इनिशियल उसका वैल्यू दिया है रेवोल्यूशन का, उसको n नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे रेवोल्यूशन। तो इसका रेवोल्यूशन का वैल्यू दिया है कितना, 90 रेवोल्यूशन पर मिनट, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मिनट में सेकंड से क्या करेंगे बताओ, डिवाइड करेंगे ना, पर मिनट है, पर बोले तो 1 मिनट में 90 रेवोल्यूशन करता है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड। नीचे में था ना ऐसे, देखो रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो ये 90 अपॉन 60 आएगा, तो ये कितना आएगा 3/2, दैट इज 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। सबको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो इनिशियल रेवोल्यूशन कितना आ गया, 1.5, ठीक है।
तो देखो ये आपका इन नोट का वैल्यू 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ से मैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इन नोट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई इन नोट का वैल्यू 1.5। ठीक है, तो ये कितना आएगा बताओ, 1.5 इंटू 2 3 होगा ना, तो 3 पाई आएगा। ये समझा आपको? आर ये रेडियन में है तो इसको लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड। समझा? हम लोग 12th में पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो डिग्री के जगह पे रेडियन में लिखते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि 30 डिग्री को रेडियन में करेंगे तो क्या होगा, 30 इंटू पाई बाई 180। ये कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो 3 पाई बाई 80, तो ये पाई बाई 6 रेडियन। रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री को यूपर डॉट से। समझा? अभी हम लोग 12th में रेडियन में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो मान लो यहाँ पे जो पढ़ रहे हो वही अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में सभी रेडियन में फॉर्म में पढ़े। ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड पढ़ाई करते हो लोग 12th में, 10 तक चलता है डिग्री में। तो ये आपका ओमेगा नोट का वैल्यू 3 रेडियन आ गया। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि देन स्विच ऑफ, फैन को बंद कर देता है। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रोटेशन। तो कितने बार घूम जाता है वो, 21 टाइम्स। ठीक है, तो उसका क्या आएगा वैल्यू फाइनल, तो वो हो जाएगा 21 पाई ना, W2 या W लिख लो, तो ये आ जाएगा 20 पाई 2 पाई इंटू 21, क्योंकि ऐसे घूम चुका है। रुकने के पहले कितना बार घूमा है, 21 टाइम्स। तो ये कितना आएगा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस कितना आएगा 2 पाई आर ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा कैलकुलेट करो, 42 पाई बराबर है रेडियन। तो ये टोटल डिस्टेंस है ना, ये थीटा लिखो, ये एंगुलर वेलोसिटी लिखो थीटा। तो उसके बाद क्या बोलता है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज, फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट, मतलब कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नली। ठीक है, और ये भी देखो जब वो फाइनली रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा उसका, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा ना, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मान लो 10 के स्पीड से मैं भाग रहा हूँ और एक पॉइंट पे जाके मैं रुक जाता हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया ना मेरा। तो ऐसे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 42 पाई रेडियन। यहाँ तक क्लियर है? तो फॉर्मूला देखो जो यूज करूंगा मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फर्स्ट है एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या होता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t। तो अल्फा इक्वल टू, और ये आया कहाँ से वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम लोग 9-10 में पढ़ते थे, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/t बराबर ना, ये v इक्वल टू u प्लस at पढ़ते थे, काइनेमेटिक फर्स्ट इक्वेशन। तो v को w से रिप्रेजेंट कर दो और इसको ओमेगा नोट से प्लस अल्फा इंटू टी बराबर है। तो यहाँ से अल्फा निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में ले लो, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाई टी इक्वल टू अल्फा है बराबर है। ये समझा? उसी तरह से एक और काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन था, क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो उसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करूंगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोलते हैं बराबर है ना। ये समझा? तो इसको लेफ्ट में ले लो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा का वैल्यू पता है अपने को, थीटा का वैल्यू पता है, तो 2 अल्फा इक्वल टू थीटा। तो ये काम करो, इसको थीटा को नीचे ले लो और यहाँ पे अल्फा ले लो। तो दोनों इक्वेशन, इसको 1 को देखो और ये 1 को देखो और ये 2 को देखो, दोनों अल्फा का फॉर्मूला निकाला हूं मैं, ये देखो ये और ये। तो इसको अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखो, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा बराबर है ना। देखो ये वैल्यू 0 है फाइनल वेलोसिटी, तो ये 0, इनिशियल कितना आया था अपना 3 पाई बाई टी, टाइम पूछा है ना, तो 0 माइनस 3 पाई का
स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा का वैल्यू पता है 2 इंटू 42 पाई। सॉल्व करो तो टी का वैल्यू आ जाएगा, देखा ना। तो बताओ ये समझा क्यों इंक्लूड किया? देखो दोनों अल्फा का फॉर्मूला है ना, तो ये क्वांटिटी में सिर्फ टी नहीं पता, तो ये दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ ना मैं। जैसे देखो ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो वहां से टी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे सिर्फ टी अननोन आया, तो ये कैलकुलेट कर लो 3 पाई बाई टी इज इक्वल टू 3 पाई इंटू 3 पाई डिवाइड बाई 2 इंटू 42 पाई। तो इससे कैंसल, एक पाई से एक पाई कैंसल, तो टी इक्वल टू क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 42 बाई 3, इसमें एक 3 बच गया ना, तो इसको कैंसिल कर लो 114। तो टी इक्वल टू कितना आया 14 इंटू 28 सेकेंड। समझा? चलो लिख लो भाई, नहीं समझा तो फिर मैं बताता हूँ, पहले एक बार लिख लो।